स्टूडेंट जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है बौद्ध ग्रंथ का विकास कैसे हुआ और किस तरह से उसका संरक्षण किया गया। तो बौद्ध ग्रंथ जैसा कि आप महात्मा बुद्ध के संदर्भ में है, प्रारंभ में ही बौद्ध ग्रंथों की रचना नहीं की गई थी। पहले जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी, जो उनके उपदेश थे, वे मौखिक रूप में प्रसारित किए जा रहे थे। लोग उसे सुनते थे, आत्मसात करते थे, धारण करते थे और उसको आगे प्रसारित करते थे, उसके विषय में चर्चा करते थे, चिंतन मनन करते थे। तो इस तरह से प्रारंभिक जो स्थिति थी उसके विषय में, महात्मा बुद्ध के विषय में, उनके संरक्षण के संदर्भ में कि कैसे उनके विषयों को संरक्षित किया गया, कैसे उसे विकसित किया गया, इस विषय वस्तु के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ विकास व संरक्षण। बौद्ध ग्रंथ कैसे विकसित हुए, कैसे संरक्षित किए गए। तो प्रारंभिक, जैसा कि अभी जस्ट चर्चा किया गया कि प्रारंभ अवस्था में महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उसे जो है शुरू में लिपिबद्ध नहीं किया गया था। पहले उन्हें मौखिक रूप में केवल सुना जाता था, लोग सुनते थे, पुरुष स्त्री जो भी शिष्य थे उनके, और उसको सुनने के पश्चात जो है किस तरह से फिर उसको चिंतन करते थे, मनन करते थे और आगे उसको प्रसारित करते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में उनके जो उपदेश थे, जो उनके शिक्षाएं थी, उन्हें लोग ग्रहण करते थे, सुनते थे, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में उसे लिखित रूप प्रदान नहीं किया जाता था। तो इस तरह से कैसे उनका विकास हुआ उन ग्रंथों की, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बुद्ध चर्चा तथा बातचीत के माध्यम से मौखिक शिक्षा लोगों को देते थे। तो जो महात्मा बुद्ध थे वे जो है केवल चर्चा के द्वारा और बातचीत के माध्यम से ही जो है क्या देते थे, शिक्षा प्रदान करते थे लोगों को, जिसमें महिलाएं पुरुष जो है इन उपदेशों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेज में जो चीज़ें निकल करके आई वो क्या था कि महात्मा बुद्ध जो है उनकी जो शिक्षाएं थी वो बातचीत और जो है उपदेश के माध्यम से ही लोगों को प्रदान करते थे मौखिक रूप से, और वही लोग उसे ग्रहण करते थे, वही लोग उसे सुनते थे, आत्मसात करते थे, चिंतन करते थे और दूसरे लोगों तक उसे प्रसारित करते थे कि अच्छी बातें हैं, ये मानवीय मूल्य हैं, इन चीज़ों को धारण करें, ये मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसे आगे भी प्रसारित करें। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो निकल के आई चीज़ कि पहले बातचीत के माध्यम से मौखिक शिक्षा देते थे और इसे लोग उपदेशों के रूप में सुनते थे और इस पर लोग एक दूसरे से चर्चा करते थे। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, यानी महात्मा बुद्ध जब तक उपदेश देते रहे उनके जीवन काल में उनके उपदेशों को लिखित रूप नहीं प्रदान किया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। लगभग 5वीं और 4थी सदी ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है उनके शिष्यों ने वैशाली, ये बिहार में पड़ता है, तो वैशाली है बिहार में पड़ता है, एक सभा का आयोजन किया। तो यानी उनके जीवन काल में, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उनकी शिक्षाओं को, उनके जो सिद्धांत थे उन्हें लिखित रूप नहीं प्रदान किया गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके विषय में उसे सोचने के लिए विचार किया गया कि कैसे इनकी शिक्षाओं को, कैसे उनके उपदेशों को लिखित रूप प्रदान किया जाए, और इसी के संदर्भ में वैशाली यानी बिहार में एक सभा का आयोजन किया गया। तो बिहार में एक सभा आयोजित की गई वैशाली में, और इस सभा में उनके उपदेशों का संकलन किया गया। तो उनके उपदेशों का संकलन कहाँ किया गया था? वैशाली बिहार में। इस संग्रह को ही क्या नाम दिया गया? त्रिपिटक। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं निकल करके आ रही हैं। डियर स्टूडेंट, इसको जो है लर्न रखेंगे। 3-4 चीज़ें हैं। जैसे उनके जीवन काल में उनकी शिक्षाओं को लिखित रूप नहीं प्रदान किया जाता था। उनकी मृत्यु के पश्चात जो है इसी के संदर्भ में एक सभा बुलाई गई, और यह सभा कहाँ बुलाई गई थी उनके शिष्यों के द्वारा? वैशाली बिहार में। यह इस सभा में जो है क्या किया गया? उनके उपदेशों को संकलन किया गया, उनके उपदेशों को लिखित रूप प्रदान किया गया। इन संग्रह को ही क्या नाम दिया गया? त्रिपिटक। तो इन संग्रह को क्या नाम दिया गया? त्रिपिटक नाम दिया गया। आरंभ में उन्हें मौखिक रूप में ही संप्रेषित किया गया, परंतु बाद में लिखकर विषय तथा
लंबाई के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया गया। तो इस तरह से उन प्रारंभ में केवल मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया, लेकिन बाद में लिखकर विषय तथा लंबाई के अनुसार जैसा विषय वस्तु था उसका, उसी के अनुसार उसे क्या नाम किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो इस तरह से उनके विभाजन किए गए विषय वस्तु के अनुसार। त्रिपिटक के अनुसार हम लोग देखेंगे, त्रिपिटक के अंतर्गत जिसमें सुक्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक आते हैं। तो इसको 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है। जैसे बुद्ध की शिक्षाएं हैं, तो बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं सुक्त पिटक में हैं। बुद्ध की शिक्षाएं किस में हैं, सुक्त पिटक में हैं। दूसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन जो है ये किस में सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत, तो बौद्ध दर्शन को किस में रखा गया, अभिधम्म पिटक में। बौद्ध दर्शन जो है वो उसको किस में रखा गया, अभिधम्म पिटक में। और बौद्ध संघ के जो नियम थे उनको जो है संकलित किस में किया गया, विनय पिटक में। तो 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उन्हें सुक्त पिटक में रखा गया, और जो बौद्ध दर्शन थे अभिधम्म पिटक में रखा गया, और बौद्ध धर्म के जो नियमों का जो संकलन था उसे किस में रखा गया, विनय पिटक में। तो 3 चीज़ों को 3 रूप में डिवाइड किया गया, और इस तरह से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को 3 रूपों में डिवाइड करके उसे लिखित रूप प्रदान किया गया। तो ये चीज़ें थी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे स्कूल रखेंगे कि कैसे उनके बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके दर्शन को, उनके नियमों को किस रूप में कैसे रखा गया। तो 3 रूप यहाँ डिवाइड कर दिए गए हैं, 3 रूप उसके मिलते हैं, जिसके अंतर्गत है सुत्त पिटक है। तो सुत्त पिटक जो है बौद्ध दर्शन को रखा गया, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में रखा गया, और जो बौद्ध के दर्शन थे, जो उनकी विचारधारा थी, वो अभिधम्म पिटक में रखा गया, और संघ के जो नियमों का जो संकलन था उसे किस में रखा गया, विनय पिटक में। तो इस तरह से 3 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया। अब इसके शिक्षाओं को, इसकी रचनाओं के संरक्षण के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, किस रूप में इनका संरक्षण किया गया। तो जैसा कि स्पष्ट है, विभिन्न कालखंडों में, अलग अलग कालखंडों में, एक टाइम में नहीं बल्कि अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग समय में जो है, इसमें जो मुख्य शासक थे अजातशत्रु थे, अशोक थे, कालाशोक। तो अलग अलग शासकों के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया, और इस तरह से संरक्षण के माध्यम से, जैसा कि आप सम्राट अशोक के विषय में भी जानते हैं, मौर्य वंश का जो शासक था, किस तरह से उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए उसने पूरे जीवन काल तक अथक प्रयास किया। उसमें आर्थिक सहायता भी प्रदान की, कर्मचारियों की नियुक्त की, और पूरे साम्राज्य में लोगों को उन मूल्यों को धारण करने के लिए प्रेरित किया। जगह जगह पे उसने अधिकारियों को आदेश दिया था कि किसी भी तरीके से इन्हें किसी भी दबाव में आकर के ना कोई कार्य कराया जाए, बल्कि स्वप्रेरित होकर के लोग इनके मूल्यों को धारण करें। तो इस तरह से ऐसे शासकों के द्वारा जो बौद्ध धर्म के नियमों को, उनकी रचनाओं को, उसके सिद्धांतों को संरक्षित किया गया उनके द्वारा, इन शासकों के द्वारा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म को जो है शासकों का भी एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, सहयोग मिला, और जिसके माध्यम से, उनके सहयोग से, सम्राटों के सहयोग से बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचारधारा, बौद्ध रचनाएं जो है संरक्षित रही। तो इस तरह से शासकों का भी योगदान था। बौद्ध संगीतियों के माध्यम से शासकों ने ग्रंथों की रचना व उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया। तो रचना की गई और उन्हें सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया गया। किसके माध्यम से? बौद्ध संगीतियों के माध्यम से। जैसा कि मुस्लिम शासक शाहजहाँ बेगम के बारे में जानते हैं, जैसा कि इसके पहले भी विषय वस्तु आ चुका है, शाहजहाँ बेगम जो मुस्लिम शासिका थी, अब मुस्लिम जो थे वर्ग के लोग से बिलोंग करते थे। ऐसे लोग जो भी बौद्ध धर्म को कैसे संरक्षित किए, यूरोपीय वहाँ के अधिकारियों से कैसे उन्हें तोरण द्वार को बचाया, सांची के स्तूप को बचाया, तो ये सारी बहुत घटनाएं का उल्लेख मिलता है। यानी विविध कालखंडों में विविध शासकों के द्वारा, विविध लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म की रचनाओं को, बौद्ध प्राचीन स्मारकों को किस तरह से उनकी रचनाओं और स्मारकों का संरक्षण किया गया इन शासकों के द्वारा। इस तरह से जो है इन शासकों के द्वारा बौद्ध रचनाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, उसका विकास हुआ इनके देख रेख, उनके संरक्षण में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने इस विषय वस्तु को अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया कि बुद्ध के जो बौद्ध ग्रंथ की जो रचनाएं, उनका विकास कैसे हुआ, उनका संरक्षण किस रूप में किया गया।
तो इस तरह से आपने इस वीडियो में इसे विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।